हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 अगस्त 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में अगर आप देखोगे तो ये हमारे जो सर्दर्न हेमिस्फीयर है, सर्दर्न हेमिस्फीयर 0 डिग्री इक्वेटर जो है वो हमारे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सर्दर्न हेमिस्फीयर। तो सर्दर्न हेमिस्फीयर से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की अगर आप बात करोगे तो ये 3 वाटर बॉडीज को क्रॉस करती है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। ओके, और इस साइड में पैसिफिक ओशन गिरता है तो 3 वाटर बॉडीज को पास करती है। इसके बाद में 3 कॉन्टिनेंट्स में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स, यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। इस तरीके से 3 वाटर बॉडीज, 3 कॉन्टिनेंट्स में 10 कंट्रीज से ये पास होती है। ये मेजर फैक्ट्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक एक कंट्री के बारे में, उसकी कैपिटल कहाँ पर सिचुएटेड है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस साइड से अगर आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंट्री है उसका नाम है चिली। ये कंट्री है चिली। चिली की जो कैपिटल है उसका नाम है सांटियागो, यहाँ पर सिचुएटेड है सांटियागो। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, जो इम्पोर्टेंट जो सिटी होती है या फिर कैपिटल होती है उनको लेकर के पर्सपेक्टिव में जो इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को लेकर के पूछ लेंगे कि इसकी कैपिटल ये जो सांटियागो है वो नॉर्थ साइड में या फिर साउथ साइड में किस साइड स्थित है, तो सांटियागो साउथ में है। नेक्स्ट कंट्री है ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कंट्री है और इसकी कैपिटल है ब्यूनस आयर्स और यहाँ पर सिचुएटेड है ब्यूनस आयर्स। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर कंट्री आएगी, उसका नाम है पराग्वे। ये जो कंट्री है वो है पराग्वे की कैपिटल है एसुनसियन और एसुनसियन यहाँ पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट कंट्री है ब्राज़ील। ये जो कंट्री है वो है ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासिलिया और यहाँ पर नॉर्थ में। ये आपको ध्यान में रखना है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 4 कंट्री से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो 3 कंट्री हैं, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया और पराग्वे, इन तीनों की जो कैपिटल है वो साउथ में सिचुएटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, लेकिन जो ब्राज़ील की कैपिटल है वो नॉर्थ में सिचुएटेड है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है, रियो डी जेनेरियो 2016 के जो ओलंपिक हुए थे वो रियो में हुए थे, ब्राज़ील के, और रियो जो है वो बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के यहाँ पर नॉर्थ में बिल्कुल पास में सिचुएटेड है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ओलंपिक हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पर अटलांटिक ओशन से पास होती है फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और उसके बाद में अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें एंटर कर जाती है। अफ्रीका में जो फर्स्ट कंट्री है, ये जो कंट्री है उसका नाम है नामीबिया की जो कैपिटल है उसका नाम है बिंदोक और बिंदोक यहाँ पर नॉर्थ में सिचुएटेड है, बिंदोक। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है बोत्सवाना। ये जो कंट्री है वो है बोत्सवाना और यहाँ पर जो बोत्सवाना की कैपिटल है गेबोरोन, यहाँ पर साउथ में सिचुएटेड है गेबोरोन। नेक्स्ट कंट्री है ये है साउथ अफ्रीका कंट्री और इसकी जो कैपिटल है वो है प्रिटोरिया और साउथ में सिचुएटेड है। नेक्स्ट कंट्री है मोजाम्बिक, ये है मोजाम्बिक और इसकी कैपिटल है मापुतो, यहाँ पर साउथ में ही सिचुएटेड है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 4 कंट्री, मेनलैंड जो कंट्री है वो 4 कंट्री, जिनमें से नामीबिया की जो कैपिटल है वो नॉर्थ में सिचुएटेड जिसका नाम है बिंदोक, उसके अलावा बोत्सवाना की गेबोरोन, यहाँ पर साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया, मोजाम्बिक की मापुतो, ये साउथ में सिचुएटेड है। अब यहाँ पर एक आइलैंड कंट्री है उसका नाम है मेडागास्कर की जो कैपिटल है उसका नाम है अंतानानारियो और ये यहाँ पर नॉर्थ में सिचुएटेड है अंतानानारियो। यहाँ पर एक फ्रांस का एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है रियूनियन, वो बिल्कुल नॉर्थ में सिचुएटेड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, रियूनियन। ओके, उसके बाद में ये जो एरिया है वो इंडियन ओशियन आ गया। इसके बाद में यहाँ पर जाकर के ये ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है उसमें प्रवेश कर जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
अब ऑस्ट्रेलिया की जो मेजर सिटीज हैं वो सारी की सारी, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मेजर सिटीज हैं वो यहाँ पर बिल्कुल जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर सिचुएटेड है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी ऑस्ट्रेलिया के कौन सी कंट्री का कौन सी जो मेजर सिटी है वो कहाँ सिचुएटेड है। तो अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से हम कंपैरिजन करें तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रिस्बेन है, उसके बाद में ब्रिस्बेन के बाद में यहाँ पर आएगा सिडनी, फिर यहाँ पर इसकी कैपिटल है कैनबरा, और यहाँ सबसे लास्ट में अगर आप देखोगे तो मेलबोर्न। इससे पहले यहाँ पर ब्रिस्बेन से सेकेंड टाइम पे यहाँ पर है पर्थ। ओके, सबसे पहले ब्रिस्बेन, फिर सिडनी, फिर कैनबरा, मेलबोर्न और यहाँ पर है पर्थ। ये सारे जो मेजर सिटीज है ना, ये सारे कोस्टल एरियाज में सिचुएटेड हैं और इनको कंपैरिजन करके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और सारे के सारे साउथ में सिचुएटेड हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से। तो ये हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में मेजर फैक्ट्स देखे। अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, आपको पता होगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में आसाम और मिजोरम के बीच में इशू चल रहा है, बॉर्डर इशू। उसी को लेकर के आसाम के जो सीएम हैं उन्होंने बोला है कि न्यूट्रल इसकी जांच होनी चाहिए कि किसकी गलती है और किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हुई। ये नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है वो आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप हो जाता है क्योंकि आसाम जो है वो हर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखो जो हमारे इंडिया में पुलवामा अटैक हुआ था उसके मास्टरमाइंड को मार दिया गया है। जैसे मोहम्मद के 2 मिलिटेंट्स को मार दिया गया है 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, और आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेज बनाने में ये एक्सपर्ट थे, इनको मार दिया गया है हमारी आर्मी के द्वारा एनकाउंटर में। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखो 2 लोगों को पकड़ा गया, 2 लोगों को पकड़ करके उनको एंटी टेररिज्म स्क्वाड को सौंप दिया गया। अब ये जो 2 लोग हैं वो वर्क करते थे बाय द उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड फॉर द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, मतलब पीएफआई के लिए वर्क करते थे और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक टर्म यूज की गई, साउथ टेरर। व्हाट इज साउथ टेरर? देखो इसको लेकर के ऐसी टर्म्स जो होती है ना वो स्पेशली हमारी इंडिया की जो इंटीग्रिटी है उसके लिए, सॉवरेनिटी है, हमारी इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसके लिए एक थ्रेट है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उनको लेकर के मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेररिज्म का क्या क्या रूप देखने को हमारी इंडिया में मिल रहा है। तो इन लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो भी इनकी फैमिली मेंबर है उन्होंने बोला कि आप सीबीआई को इसकी जांच सौंपो, क्योंकि एंटी टेररिज्म स्क्वाड में जो पीएफआई जो वर्ड है उसको वो एक तरीके से साउथ टेरर के रूप में यूज करते हैं और उनके खिलाफ में गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, इसलिए आप सीबीआई को सौंपो। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो इज साउथ टेरर, इसके बारे में आपको गूगल करना है, जो बेसिक फैक्ट्स है वो पता करने हैं। इससे पहले भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है वो आपको पता करना है, और अगर कुछ भी आपको बेसिक फैक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं तो आपको नीचे बताना है कॉमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, हाँ देखो हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। श्रीलंका और इंडिया के जो रिलेशन है वो काफ़ी लंबे समय से ख़त्म चल रहे हैं, मतलब एक तरीके से ख़राब रिश्ते चल रहे हैं। स्पेशली इंडिया जो है वो श्रीलंका में कुछ इन्वेस्ट करने वाला था, लेकिन वहाँ पर श्रीलंका की गवर्नमेंट के द्वारा मना कर दिया गया, जिसकी वजह से लंबे समय से जो रिलेशन है वो सही नहीं चल रहे हैं। लेकिन अब कोलंबो यहाँ पर अपना एक हाई कमिश्नर यहाँ पर भेज रहा है न्यू दिल्ली में, ताकि जो भी हमारे रिलेशन हैं उनको दोबारा से रीसेट किया जाए। किसके लिए? टू पिच फॉर इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी एंड रिलीजियस एक्सचेंजेज, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर वर्क किया जाएगा। काफ़ी लंबे समय से हमारे बीच में इशू चल रहा था, जब से कोलंबो जो पोर्ट प्रोजेक्ट है उसको इंडिया डेवलप करने वाला था, लेकिन श्रीलंका ने जब इसको कैंसिल कर दिया गया तो इसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम चल रही है। अब श्रीलंका कोशिश कर रहा है कि एक हाई कमिश्नर डेजिग्नेट को न्यू दिल्ली भेजा जाए ताकि एक रोड मैप तैयार किया जाए कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व किया जाए। अब उनमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, जैसे फिशरमैन के इशू हैं। पाक जो हमारी स्टेट है वहाँ पर एक मेजर इशू आता है कि पाक बे में क्या होता है, इंडियन फिशरमैन के ऊपर यह आरोप लगता है कि वो डीप ओशन ट्रोलिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो भी यहाँ का बायोडाइवर्सिटी है ओशन का उसको खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कनेक्टिविटी को बिल्ड करने के लिए
ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, रिलीजियस लिंक्स को प्रमोट करने के लिए, जैसे बुद्धिज्म के जो अवशेष हैं वो हम श्रीलंका को दें और श्रीलंका जो है वो हमें बदले में जैसे सीता टेम्पल स्टोन वो श्रीलंका से इंडिया को भेजा जाए ताकि हम राम टेम्पल जो अयोध्या में बन रहा है वहाँ पर इसको प्रपोज्ड किया जा सके। तो इस तरीके से रिलीजियस लिंक, देखो ये सारी जो चीज़ें होती है ना वो रिलेशन आपके इम्पोर्टेंट क्रिएट करती हैं। आप इंटरनेशनल रिलेशन में इनको यूज़ कर सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। हर कोई भी जो डील होती है उसके बहुत सारे बेसिक फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट्स हो गया, ट्रेड पॉइंट्स हो गया, हिस्टोरिकल पॉइंट्स हो गया, जियोग्राफिकल पॉइंट्स हो गया। तो इन सारे पॉइंट्स पे आप यूज़ कर सकते हो। तो आर्ट एंड कल्चर के आधार पर या फिर ट्रेडिशन के आधार पर इन पॉइंट्स को आप श्रीलंका के जब भी रिलेशंस को लेकर के मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो। प्रॉब्लम ये हो गई और ये सॉल्यूशन हो गई कि किस तरीके से हम हमारे रिलीजियस पॉइंट्स को यूज करके हमारे जो रिलेशन है उनको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज, देखो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट हैं और इन सारे स्टेट में किसी ना किसी में बॉर्डर इशू चलता रहता है। तो आसाम और नागालैंड, अभी हमने आसाम और मिजोरम में देखा, आसाम और नागालैंड में भी बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन है उसको लेकर के एक डील की गई ताकि जो टेंशन है उसको रिडक्शन किया जा सके। दोबारा से आप मैप देखिए, ये आसाम है और ये नागालैंड है। नागालैंड अपनी जो बॉर्डर है वो शेयर करता है आसाम के साथ में, नॉर्थ में शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर लगभग साउथ में मणिपुर के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट न्यूज, देखो हमारे साउथ में जो केरला और महाराष्ट्र वहाँ पर दोनों में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए कर्नाटका ने ये स्टार्ट किया है कि RT-PCR जो रिपोर्ट जिसके पास होगी उसी सर्टिफिकेट के साथ में कर्नाटका में एंट्री दी जाएगी। नहीं तो कर्नाटका में एंट्री नहीं दी जाएगी क्योंकि कोविड के जो केसेज हैं वो हो सकता है कि कर्नाटका में भी इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा दे। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया जो है इस साल जनवरी 2021 से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर की 2 साल के लिए इंडिया को सीट मिली है। तो उसी को लेकर के बोला है कि इंडिया जो है अपनी प्रेसिडेंसी टर्म को, इंडिया जो मेंबर है उसको बहुत अच्छे से वर्क करेगा। 2 साल जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, पीस कीपिंग जैसे जो मेजर पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करने के लिए इंडिया तैयार है। यहाँ पर TS त्रिमूर्ति जो इंडिया के यूनाइटेड नेशन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बोला कि हम प्रोएक्टिव हैं, जो भी हमारे इश्यूज हैं उनको हमने प्रायोरिटी में रख लिया है और हम मेजर एफर्ट्स कर रहे हैं क्योंकि जो डिफरेंट वॉइसेज हैं उन सबको हम एक साथ लेकर के आ सकें और सब जब एक साथ लेकर के आएंगे तो जो भी इम्पोर्टेंट इशू हैं उनको हम अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। ओके, तो इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि इंडिया देखो किस किस पॉइंट्स के ऊपर अपनी बात को रख सकता है। टेररिज्म जो है वो ना सिर्फ इंडिया को इफेक्ट कर रहा है बल्कि पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट कर रहा है। प्रेजेंट टाइम में आप अफगानिस्तान में देखोगे तो वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश करना कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए इंडिया चाहता है कि जो भी टेररिस्ट एक्ट्स हैं उनको थ्रेट करने के लिए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को जो थ्रेट करते हैं और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें ये चाहिए कि यूनाइटेड नेशन एंड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो एक साथ कोऑर्डिनेशन में वर्क करें और उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उनको बढ़ाया जाए। FATF जो होता है वो 2 लिस्ट मेंटेन करता है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। प्रेजेंट टाइम में जो पाकिस्तान है उसको ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं। FATF के बारे में जो जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन में अगर हम बात करें तो मिनिस्टर लेवल पर ओपन डिबेट बात की जाएगी जिसमें टेक्नोलॉजी एंड पीस कीपिंग के लेकर के बात की जाएगी। 18 अगस्त को ये मीटिंग होगी। इसमें ये बोला गया है कि इंडिया इज वन ऑफ द टॉप ट्रूप कंट्रीब्यूटर्स टू द UN मिशंस एंड इज लुकिंग फॉर वेज टू यूज टेक्नोलॉजी टू बेटर प्रोटेक्ट द फोर्सेज. It is also looking at ways to address crimes against them. It expects to deploy a mobile app, Unite Aware, that will provide terrain information and improve situational awareness for peacekeepers. Deputy Permanent Representative K. Nagaraj Naidu told the UNSC in May as per a PTI report. ये हमारे जो UN में
डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने ये सारी बात बोली थी कि एक ऐप होना चाहिए यूनाइट अवेयर। इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिले, और इंडिया हमेशा से यूएन का जहाँ भी पीस कीपिंग फोर्स जाता है उसमें इंडिया ने हमेशा ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो ये सारी पॉइंट्स है ना, ये मेजर पॉइंट्स है। जैसे ये मोबाइल ऐप का यूज़ करना, यूनाइट अवेयर को लेकर के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये है क्या, व्हाट इज़ यूनाइट अवेयर। ओके, तो इस तरीके की जो न्यूज़ आती हैं, जो पॉइंट्स आते हैं, जो मेजर वर्ड्स आते हैं, टर्म्स आते हैं, वो आपको ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो हमारे इंडिया में जब अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के शासन होने से पहले हमारे यहाँ पर पोर्टुगीज भी आए थे। 1656 में जब पोर्टुगीज का डिक्लाइन हो गया तो रिवर हुगली का जो वेस्टर्न बैंक है उनको डच के द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया गया। For nearly 2 centuries, a Dutch settlement flourished at Chinsura and started intra-Asian trades in spices, cotton and indigo. 1825, when Dutch Commissioner BCD Bowman surrendered Chinsura to the British government, most of the monumental architecture of the Dutch was destroyed. अब जो भी रेमिनेंट्स बचे हुए हैं डच आर्किटेक्चर के, जो अवशेष बचे हुए हैं, उन मोन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रोटेक्शन को, मतलब हमारी कंट्री की, हमारी नेशन की जो भी कल्चर हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करना और उसके लिए आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करना इसका मेजर वर्क है। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था और वही इनके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है। नेक्स्ट न्यूज, यहां देखिए फॉरेन पेज से न्यूज है। फर्स्ट जो न्यूज है वो यूनाइटेड नेशन ने एक बात बोली है कि हमारे वर्ल्ड में जल्द ही 23 ऐसे ग्लोबल हॉटस्पॉट बढ़ने वाले हैं, एक्सपेक्ट होने वाले हैं, जहां पर हंगर की प्रॉब्लम आएगी, मतलब भुखमरी आएगी। इथियोपिया इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है और विद ओवर 4 लाख फेसिंग स्टारवेशन। Hunger is expected to rise in 23 global hotspots in the next 3 months, with the highest alert for catastrophic situation in Ethiopia, embattled Tigray region, southern Madagascar, Yemen, South Sudan, northern Nigeria. 2 UN agency warned on Friday. Okay, FAO, Food and Agriculture Organization and वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अपनी न्यू रिपोर्ट में ये बोला है हंगर हॉटस्पॉट के बारे में कि अगस्त और नवंबर के बीच में ये जो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है, मतलब ये जो प्रॉब्लम है ना वो और ज़्यादा डिटेरियोरेट होने वाली है। इसमें इथियोपिया, देखो ये जो कंट्री हैं इनके नाम आपको ध्यान होनी चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ पर सिचुएटेड है। ये आप देखिए, ये है इथियोपिया, ओके, और ये है साउथ सूडान। इनको लेकर के सोमालिया वाला जो रीजन है इसके लिए भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर भी प्रॉब्लम बढ़ेगी। ये जो नाइजीरिया, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो आपको पता है कि कहाँ पर सिचुएटेड हैं। ये कंट्री सिचुएटेड हैं हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट यहाँ पर पहले ही कंट्रीज़ क्या हैं, गरीब हैं, पुअर हैं, और कोविड की वजह से और ज़्यादा यहाँ पर परेशानी बढ़ गई है। तो देखो ये जो रिपोर्ट है ना वो आपको स्पेशली जो एक व्यू देने की कोशिश करती है कि कौन से एरिया में किस तरीके की प्रॉब्लम बढ़ रही है। नेक्स्ट न्यूज तालिबान को लेकर के है। अफगानिस्तान में तालिबान के बीच में और अफगानिस्तान फोर्स में रेगुलर क्लैश देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखो, ओमान में जो ऑयल टैंकर है उसके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक किया गया जिसकी वजह से 2 लोगों की डेथ हो गई। तो इजराइल ने ये ऑफिशियली आरोप लगाया है कि ये सारे जो अटैक हैं वो ईरान ने किए हैं, तेहरान ने किए हैं। ओके, तो देखो आपको ये ड्रोन स्ट्राइक, ये जो प्रॉब्लम है ना अभी आपको देखने को मिलेगा कि हमारे इंडिया में पहले ये प्रॉब्लम हुई और अब इस एरिया में भी, मतलब हर एरिया में ये प्रॉब्लम, मतलब टेररिज्म का एक नया रूप, एक नया फॉर्म सामने आ रहा है ड्रोन के साथ में। वेस्ट एशिया के ये जो कंट्री जिनका नाम आया है, जैसे ओमान में अटैक हुआ, इजराइल ने आरोप लगाया ओके कि ईरान ने किया है। तो ये ईरान जो है, ईरान, और ये यहाँ पर ओमान है, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है, ये पर्शियन गल्फ है,
स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को आपस में कनेक्ट करती हैं, और इजराइल जो है वो मेडिटेरियन सी के साथ में अपनी बॉर्डर बनाता है। आपको ध्यान में रखना है, इजराइल काफ़ी न्यूज़ में रहता है। यहाँ पर पर्शियन गल्फ के साथ में ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ पर ईरान और यहाँ से ओमान, ये जो छोटा सा पॉइंट है वो आपको ओमान का ही पार्ट देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर सिचुएटेड है हमारा वेस्ट एशिया। जब भी आप किसी टर्म को देखो उसका मैप देखने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि इस तरीके से मैप जो है वो आपके माइंड में फीड हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, WHO ने बोल दिया है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो रेगुलर उसके केसेज बढ़ रहे हैं और ये काफ़ी प्रॉब्लम करने वाला है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट न्यूज साइंस पेज को लेकर के है, कोविड के केसेज के बारे में बताया गया है कि कोविड के इस पेंडेमिक की वजह से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हुए। वैसे तो ज़्यादातर हमें नुकसान देखने को मिला, लोगों की जॉब चली गई, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई, लोगों की बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनमें डेवलपमेंट जो है, कंट्रीज़ का जो हालत है वो जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी हमें फ़ायदा भी हुआ है, जैसे कि जब हमने मास्क को यूज़ किया तो मास्क को यूज़ करने की वजह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बैक्टीरिया, फंगस, ये हमारी बॉडी में एंटर होना बंद हो गई, जिसकी वजह से टीबी जैसी सबसे ज़्यादा परेशानियाँ, जिसमें फेफड़ों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, और टीबी और शुगर जब ये साथ हो जाएं तो इनका इफेक्ट और ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जब हमने मास्क को यूज किया तो ये प्रॉब्लम काफ़ी कम हो गई। इसके अलावा एलर्जी वाली प्रॉब्लम जो है वो बीमारी भी काफ़ी कम हुई है, उसके केसेज भी काफ़ी कम देखने को मिले हैं। इसके अलावा पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूशन आपने देखा होगा दिल्ली NCR वाला रीजन काफ़ी पोल्यूटेड एरिया है, और स्पेशली सर्दियों में वहाँ पर पोल्यूशन का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब हमने मास्क को यूज़ किया तो पोल्यूशन का भी हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होना कम हो गया है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, अभी ICMR के द्वारा 4th सीरोलॉजी सर्वे करवाया गया। इसमें बोला गया है कि क्या जो स्टेट्स में कोविड के केसेज हैं उससे कम अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं स्टेट। इसमें ये जो 4th नेशनल सीरोलॉजी सर्वे हुआ, इसमें हमारे इंडिया की कोविड को लेकर के कितनी एंटीबॉडीज़ हैं किसकी बॉडी में, इन सबको एंटीबॉडी प्रिवलेंस को देखा गया। तो केरला में सबसे ज़्यादा कम है एंटीबॉडी प्रिवलेंस और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा 19 स्टेट्स में ये डाटा कलेक्ट किए गए और इनकी स्टडी की गई। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि कोविड के जब ये सर्वे हुआ तो इसमें ये माना गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोविड की डोज भी ले ली फिर भी वो कोविड से पॉजिटिव हो रहे हैं। एंटीबॉडी का जो प्रिवलेंस है वो भी अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से अवेलेबल है। नेक्स्ट न्यूज, RBI प्लान कर रहा है डिजिटल करेंसी लेकर के आने को। डिजिटल करेंसी इंडिया लाना चाहता है, RBI लाना चाहता है, क्योंकि कंपैरिजन में अदर जो कंट्रीज़ हैं वो इसके लिए वर्क कर रहे हैं। जैसे कि बाहामास की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री बना है जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर के पिछले साल ही वो आ गया। तो इंडिया भी चाहता है। इसके अलावा US, यूरोपियन यूनियन, चाइना ये रेगुलर वर्क कर रहे हैं कि खुद की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वो लेकर के आए। तो इंडिया को भी लाना चाहिए, क्योंकि जब आपके कस्टमर्स इस चीज़ के लिए उत्सुक हैं तो आपको वो सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब लोगों के पास में डिजिटल करेंसी होगी तो वो बैंक में जो अपना पैसा है उसको निकालना शुरू कर देंगे और उसको वहाँ से इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। जब बैंक में पैसा नहीं आएगा तो लोन के रूप में पैसा कहाँ से दिया जाएगा? तो इस तरीके से जो हमारी इकोनॉमी है वो बिगड़ने लगेगी। इसके लिए RBI क्या कर सकता है? RBI कुछ रेगुलेशंस एंड रूल्स लेकर के आ सकता है कि हर मेंबर को, हर कस्टमर को सिर्फ इतना पैसा ही डिजिटल करेंसी के रूप में यूज़ करना है, बचा हुआ पैसा उनको बैंक में इन्वेस्ट करना है। इस तरीके की जब हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे और हमारी जो सुविधाएं भी अगर हम हमारे कस्टमर को देंगे तो हम एक बेहतरीन बैंक सिस्टम, बैंक सर्विस के रूप में वर्क कर पाएंगे। यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की गई है कि हमारी जो बॉडी है उसमें कुछ नई फाइंडिंग्स की जा रही हैं ताकि ह्यूमन बॉडी को और अच्छे तरीके से समझा जा सके। ओके, नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर देखो पूरे वीक में जो टर्म्स न्यूज़ में रही उसको लेकर के प्रोफाइल्स आती है और उसमें उनके बारे में मेजरली बताया जाता है। तो फर्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा इंडिया की पहली ऐसी हड़प्पन साइट है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली ऐसी साइट है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला है। ये धोलावीरा का मैप है और ये गुजरात में सिचुएटेड है, आपको ध्यान में रखना है। 1968 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डिस्कवर्ड किया गया था और 3000 BCE से 1500 BCE तक
इसके बीच की डेट है कि इस समय ये फ्लोरिश हुआ था। लगभग 1500 ईयर्स तक यहाँ पर कंटिन्यूड हैबिटेशन रहा था। इस सिटी के बारे में ये बोला जाता है कि ओमान पेनिनसुला और मेसोपोटामिया के साथ में इसके ट्रेड टाइज थे। ओके, लगभग 70 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिमेन्स मिले हैं और यहाँ पर आउटर फोर्टिफिकेशन भी था, मतलब बाड़ाबंदी थी, चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से इसको घेर रखा था। और हड़प्पन साइट में 5वें नंबर की लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी एंड गनेरीवाला के बाद में। यहाँ पर वेल प्लान्ड स्ट्रीट थी, इंट्रिकेट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, आर्किटेक्चर फीचर्स। एंशिएंट हड़प्पन सिटी लोकेटेड एट धोलावीरा एंड गुजरात रन ऑफ कच्छ हैज ए लॉट ऑफ ऑफर्ड ऑन द एंशिएंट सिविलाइजेशन। ओके, ये सारी डिस्कवरी यहाँ पर की गई, कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या मिली, इन सब के बारे में बताया गया है। तो जो धोलावीरा है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज हमारे यहाँ देखिए, कर्नाटका के नए सीएम बने जिनका नाम है बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई जो है वो लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर नए सीएम उनको बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और बीएस येदियुरप्पा को हटा करके नए सीएम बीच में मिड टर्म में लाया गया। एक तरीके से बहुत सारे मेजर, देखो ये सारी चीज़ें जब की जाती है ना तो समझ लो कुछ पॉलिटिक जो इंटरेस्ट हैं उनको सर्व करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो बसवराज बोम्मई हैं उन्होंने ये बोला है कि वो चाहते हैं कि क्लीन एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट को यहाँ पर ऑफर किया जाए। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।